लगभग 1800 के दशक में वैज्ञानिक यह जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि चमगादड़ उड़ सकते हैं और पूर्ण अंधेरे में बाधाओं से बच सकते हैं। क्या उनके पास अति संवेदनशील आंखें हैं? नहीं, क्योंकि उन्होंने पाया कि जो चमगादड़ पूरी तरह से अंधे थे वे भी ऐसा कर सकते थे, जो यह दर्शाता है कि वे अपनी आंखों के सहारे नहीं थे। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से जब वैज्ञानिकों ने उनके कानों में एक प्लग लगाया तो वे अस्थायी रूप से बहरे हो गए और वे उड़ने में पूरी तरह विफल रहे। तो क्या इसका मतलब है चमगादड़ अपने कानों से देखते हैं? वैसे एक तरीके से कह सकते हैं। काफी शोध के बाद लोगों ने पाया कि चमगादड़ पराश्रव्य आवृत्ति यानी कि अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी की ध्वनि की तरंगों का उत्सर्जन करते हैं। और पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक का मतलब हुआ कि आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है। और क्योंकि इंसान अधिकतम 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकते हैं, अतः हम और आप इस ध्वनि को नहीं सुन सकते। और भगवान का शुक्र है कि हम इन्हें नहीं सुन सकते, वरना आप कल्पना कर सकते हैं कि चमगादड़ों के आसपास कितना शोर होगा। लेकिन इससे चमगादड़ों को क्या मदद मिलती है? वैसे जब यह ध्वनि किसी बाधा से टकराती है तो यह वापस परावर्तित होती है और चमगादड़ इस परावर्तित ध्वनि को सुन सकते हैं। दूसरे शब्दों में वे अपनी ही आवाज की प्रतिध्वनि यानी कि एको सुन सकते हैं। अब इन चमगादड़ों को अपनी प्रतिध्वनि सुनने में कितना समय लगता है, इसके आधार पर वे अनुमान लगा सकते हैं कि वह बाधा कितनी दूर है। उदाहरण के लिए यदि उन्हें अपनी प्रतिध्वनि सुनने में अधिक समय लगता है तो इसका मतलब है कि बाधा बहुत दूर है, इसलिए इनके लिए चिंता की कोई बात नहीं है, ये आराम से उड़ सकते हैं। जबकि दूसरी ओर अगर इन्हें अपनी प्रतिध्वनि सुनने में बहुत कम समय लगता है तो इसका मतलब है कि बाधा उनके बहुत करीब है। चूंकि वे किसी चीज का पता लगाने के लिए प्रतिध्वनि यानी कि एको का उपयोग कर रहे हैं ताकि वे पता लगा सकें यानी कि लोकेट कर सकें कि कोई चीज कहां पर है, तो हम इस तकनीक को एको लोकेशन कहते हैं। और चमगादड़ एको लोकेशन में इतने अच्छे हैं कि वे ये भी बता सकते हैं कि ये प्रतिध्वनि किसी बड़े पेड़ से आई है या फिर किसी छोटे पतंगे से आई है जो उनका पसंदीदा कीट है जिसका वे भोजन करते हैं। और पतंगों के बारे में एक मजेदार तथ्य है कि चूंकि वे चमगादड़ों द्वारा इस तकनीक का उपयोग करके शिकार किए जाते हैं, इन उच्च आवृत्तियों की ध्वनि का उपयोग करके शिकार किए जाते हैं, इसलिए उनके कान इन उच्च आवृत्ति ध्वनियों को सुनने में सक्षम होने के लिए विकसित हुए हैं। और इसलिए जब भी चमगादड़ उनका पीछा करते हैं तो उन्हें तुरंत पता चल जाता है और वे इससे बचने की कोशिश करते हैं। और चमगादड़ ही एकमात्र ऐसे नहीं है जो एकोलोकेशन का उपयोग करते हैं। पता चला है कि कुछ समुद्री जीव जैसे डॉल्फिन या व्हेल भी इनका उपयोग करते हैं। बात यह है कि आप पानी के भीतर बहुत दूर तक नहीं देख सकते। आपने शायद इस बात पर ध्यान दिया होगा कि यदि आपने पानी के अंदर के कुछ फुटेज देखे हों तो आप उन चीजों को देख सकते हैं जो कैमरे के करीब हैं, लेकिन जो चीजें दूर हैं आप उन्हें नहीं देख सकते। और ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश पानी द्वारा बहुत आसानी से अवशोषित हो जाता है। तो प्रकाश पूरी तरह से अवशोषित होने से पहले केवल थोड़ी दूरी तय कर सकता है, हालांकि ध्वनि अवशोषित होने से पहले बहुत दूर तक जा सकती है। और इसलिए इन जानवरों ने पानी के भीतर चीजों का पता लगाने के लिए यानी कि चीजों को नेविगेट करने के लिए अपनी आंखों के बजाय ध्वनि और अपने कानों का उपयोग करने के लिए विकसित हुए हैं। और इसी कारण से जहाज और पनडुब्बियां भी पानी के अंदर मार्ग निर्देशन यानी कि नेविगेशन करने के लिए इस तकनीक को अपना चुके हैं। ये ऐसे उपकरणों से लैस हैं जो उच्च आवृत्ति वाले पराश्रव्य ध्वनि यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी वाले अल्ट्रासाउंड उत्पन्न कर सकते हैं और जो इन परावर्तित प्रतिध्वनियों को भी प्राप्त कर सकते हैं। और बिल्कुल चमगादड़ों की तरह यह गणना करके कि उस प्रतिध्वनि को प्राप्त करने में कितना समय लगता है, वे गणना कर सकते हैं कि वस्तु कितनी दूर है। और इन उपकरणों को सोनार कहा जाता है, जो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है, जिसका मूल रूप से मतलब है कि हम ध्वनि का उपयोग कर रहे हैं, साउंड का उपयोग कर रहे हैं चीजों का पता लगाने के लिए यानी कि उन्हें नेविगेट करने के लिए या फिर कहें बाधाओं से बचने के लिए। और रेंजिंग का अर्थ है यह पता लगाना कि कोई चीज कितनी दूर है। जहां चमगादड़ और डॉल्फिन स्वाभाविक रूप से सोनार का उपयोग करने के लिए विकसित हुए हैं, वहीं हम इसी चीज को करने के लिए विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। वास्तव में इस तकनीक में केवल गति के सूत्र का उपयोग करके हम ठीक ठीक गणना कर सकते हैं कि कोई चीज कितनी दूर है। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। तो चलिए कल्पना करते हैं कि हम इस जहाज के अंदर हैं
और हम गणना करना चाहते हैं कि इस समुद्र का तल हमारे जहाज से कितनी दूर है। ऐसा करने के लिए हम एक पराश्रव्य ध्वनि अल्ट्रासाउंड भेजेंगे और मान लीजिए कि यदि हम इसे 4 सेकंड के बाद प्राप्त करते हैं। पानी में ध्वनि की चाल क्या है ये लोग पहले से ही जानते हैं। यह लगभग 1500 मीटर प्रति सेकंड है और इसलिए इस जानकारी का उपयोग करके हम गणना करना चाहते हैं कि जहाज से समुद्र तल कितनी दूर है। मान लेते हैं वह दूरी d है। तो यह हम कैसे ज्ञात करेंगे? वैसे हम चाल की गणना करने का सूत्र जानते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो इस सूत्र का उपयोग करते हुए देखते हैं कि क्या हम गणना कर सकते हैं कि d वास्तव में क्या है। तो क्या आप इसे खुद से कर सकते हैं? तो वीडियो को रोकें और इसे खुद से करने का प्रयास करें और देखें कि इस सूत्र का इस्तेमाल करके क्या आप इस दूरी d को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपने प्रयास किया होगा। चूंकि यह ध्वनि है जो यात्रा कर रही है, तो यहाँ चाल पानी में ध्वनि की चाल होगी। तो यदि आप चाल का मान यहाँ रखते हैं तो आपको मिलेगा 1500 मीटर प्रति सेकंड और ये बराबर होगा दूरी। अब ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी d नहीं है, क्योंकि ध्यान दें ध्वनि नीचे जाती है और फिर ऊपर वापस आती है, इसलिए तय की गई कुल दूरी 2 गुणे d है। तो यह 2d दूरी तय करती है और हम जानते हैं कि इस दूरी को तय करने में कितना समय लगता है, तो वो 4 सेकंड है। अब हम यहाँ बीजगणित का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं कि d क्या है। यदि आपने ऐसा पहले नहीं किया है तो एक बार फिर वीडियो को रोकें और देखें कि क्या आप d की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे मिलकर करते हैं। तो यदि आप इसे सरल करें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये कट जाएगा, तो इसको मिटाल लेते हैं और नीचे यहाँ पे मिटाल के 2 लिख देते हैं। चूंकि मैं d ज्ञात करना चाहता हूं तो मैं इस 2 सेकंड से छुटकारा पाना चाहता हूं, इसलिए मैं समीकरण के दोनों पक्षों में 2 सेकंड से गुणा कर दूंगा। तो मैं 2 सेकंड से यहाँ पे गुणा करूंगा और मैं 2 सेकंड से यहाँ भी गुणा कर दूंगा और ये 2 सेकंड से 2 सेकंड कट जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर सेकंड से सेकंड कट जाएगा। अब जो बाएं पक्ष में बचेगा वो है 2 गुणे 1500, तो 2 गुणे 15 ये होता है 30। तो यहाँ पे लिख लिया 30 और 2 जीरो और है, तो इधर 2 जीरो और लिख लेते हैं। तो 1500 गुणे 2 ये 3000 हुआ, तो 3000 मीटर बराबर d। अतः समुद्र का तल जहाज से 3000 मीटर नीचे है। और इस तरह हम सोनार और चाल के सूत्र का उपयोग करके यह पता लगा सकते हैं कि कोई चीज कितनी दूर है। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा? हमने देखा कि इकोलोकेशन एक तकनीक है जिसका उपयोग चमगादड़ और व्हेल और जहाज यह पता लगाने के लिए करते हैं कि कोई चीज कितनी दूर है। इसे सोनार भी कहा जाता है। और यह कैसे काम करता है? हम एक उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि भेजते हैं और प्रतिध्वनि प्राप्त करने में लगने वाले समय की गणना करते हैं। फिर हम चाल के सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वस्तु कितनी दूर है। क्या आप जानते हैं कि कुछ अंधे लोगों ने अपने मुंह से आवाजें निकालकर इकोलोकेट करना सीख लिया है और ये काफी अच्छा है ना?